एक चोर जिसकी कहानी जेल की सलाखों में जाने के बाद शुरू हुई। कौन है अमेरिकी इतिहास का सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय लुटेरा जिसने अपने विक्टिम्स की सुरक्षा का ध्यान रखा, पर कैसे? जो रात को स्टोर में घुसता और सुबह तक सबके आने का इंतजार करता, पर क्यों? कौन था ये चोर और क्यों इसे अमेरिका में सबसे नेक दिल चोर कहा जाता है? क्यों पुलिस के आसपास रहते हुए भी वो उनके हाथ से हर बार फिसलता रहा? क्या थी उसकी चालाकियां? क्यों उसे 2 बार सजा हुई? क्या है द रूफमैन की अनसुनी कहानी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की राजधानी और काउंटी सीट है सैक्रामेंटो, एक खूबसूरत और दिलकश शहर जो सैक्रामेंटो और अमेरिकी नदियों के संगम पर बसा हुआ है और अपने एग्रीकल्चर के लिए फार्म टू फॉर्क कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन 1990 के दशक में यह शहर अपनी अजीबों गरीब चोरियों के लिए जाना जाता था, जब एक नकाबपोश चोर शहर की फूड चेन्स को टारगेट कर रहा था और इस चोर के लिए FBI, पुलिस, US आर्मी और मीडिया सभी ने एक ही नाम चुना था, द रूफमैन। पर उसका असली नाम था जेफरी एलन मैनचेस्टर, जिसका जन्म 1971 में सैक्रामेंटो की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जेफरी देखने में बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा था, जिसे ना तो ज्यादा बोलना आता था और ना ही ज्यादा शैतानी करना। वो क्लास में भी कोना पकड़ने वाले बच्चों में से एक था, लेकिन पढ़ाई में होशियार और कुछ अलग करने का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो होते हैं ना कुछ बच्चे जो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम, और जब बोलते हैं या कुछ करते हैं तो बम फोड़ देते हैं। कुछ वैसा ही हुआ करता था जेफरी। उसने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिवनेस दिखाई। जैसे जैसे उम्र का दायरा बढ़ा, जेफरी के मन में देशभक्ति का कीड़ा जागने लगा और हाई स्कूल पास करते ही उसने US आर्मी रिजर्व ज्वाइन कर ली और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन में सेवा दी, यानी एक ट्रेनी पैराट्रूपर के तौर पर, जिसे कठिन परिस्थितियों में उतरने और मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा जेफरी को भी सख्त से सख्त ट्रेनिंग मिली, जैसे रस्सी से दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग, सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में सरवाइव करने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने और रणनीति बनाने की ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण के बाद जेफरी में काफी बदलाव आए। वो पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और दिमागदार कैंडिडेट साबित हुआ। उसकी फुर्ती और काम के प्रति समर्पण ने उसे बड़े अधिकारियों की नजर में चढ़ा दिया और कुछ समय बाद ही वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी NCO की पोस्ट तक पहुंच गया, यानी सर्जेंट रैंक पर, वो भी 19 से 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में। फाइनेंशियली और प्रोफेशनली सेटल होने के बाद उसने पर्सनल लाइफ को भी हिट बनाने की तैयारी शुरू कर दी और 20 वर्ष की उम्र में एक लड़की का हाथ थामा। शादी हुई और घर परिवार भी ठीक चलने लगा। कुछ समय बाद ही जेफरी 2 जुड़वा बेटों और एक बेटी का पिता भी बन गया। लेकिन धीरे धीरे मियाँ बीवी के बीच कहानी खराब होने लगी। जेफरी को कहीं ना कहीं घरेलू जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। पत्नी के साथ विवाद इतने बढ़ गए कि एक रोज खबर पुलिस तक जा पहुंची और जब पुलिस आई तो बात तलाक तक पहुंच गई। जेफरी की पत्नी न सिर्फ तलाक लेकर अलग हुई, बल्कि कोर्ट में अर्जी डालकर बच्चों की कस्टडी भी अपने पास ही रखी। इस तरह वो फिर से अकेला हो गया और यही वो मोड़ था जिसने जेफरी की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। असल में परिवार टूटने के साथ साथ उसे कम सैलरी और नेटवर्थ का भी अफसोस था। वो जल्दी और सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहता था और नौकरी से ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने शॉर्टकट ढूंढा और चोरियां करने का फैसला किया। पर चोरियां भी कहां की जाए, तब उसे फूड चेन्स का ख्याल आया। असल में कुछ समय पहले ही जेफरी ने मैनचेस्टर के एक मैकडॉनल्ड्स में काम किया था। उसकी मीठी बोली, किसी को भी बातों में उतारने का तरीका कुछ ऐसा था कि मैकडॉनल्ड्स का मालिक भी उससे बहुत इंप्रेस रहता था। यही उसने मैकडी के नक्शे को अच्छी तरह से समझा था। एक तरह से उसने अपने दिमाग में मैकडी का एक एक कोना उतार लिया था, इसलिए उसे पता था कि कर्मचारियों का काउंटर कहाँ होता है, कैश काउंटर कहाँ होता है, ग्राहक कहाँ होते हैं और किस समय यहाँ चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जब उसने ये काम शुरू किया तो हिम्मत और दायरा इतना बढ़ गया कि अब बर्गर किंग समेत टॉयज आर अस टॉय कंपनी और ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल स्टोर भी रडार में आ गया। लेकिन उसने कभी भी बैंक या टाइट सिक्योरिटी वाली जगहों को निशाने पर नहीं लिया, क्योंकि वो अकेला था और इन जगहों पर पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। साथ ही वो जानता था कि अगर किसी बैंक में डाका डालते हुए पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के पीछे ही कटेगी। इसलिए उसने अपने निशाने पर छोटे मोटे स्टोर्स ही रखे, लेकिन जगह चाहे जो भी हो, तरीका हमेशा एक ही रहा,
वो हर चोरी के हफ्तों पहले से ही स्टोर की रेकी किया करता था। वहां खुद खाना खाने जाता और स्टाफ पर नजर रखता, जैसे कब कौन कितने बजे जा रहा है, किसकी ड्यूटी दिन में है, किसकी नाइट में, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा टाइट है और कौन ढीला, साथ ही कहां कहां सीसीटीवी कैमरे हैं और कौन से एरिया कैमरों की नजर से दूर है। उसने ये भी चेक किया कि डिलीवरी ट्रक किस समय आता है, अलार्म सिस्टम कहाँ है। यानी वो हर उस जानकारी को इकट्ठा करता जो उसे चोरी करने में मदद करेगी। हालांकि इस बीच कई बार पंगे भी होते, जैसे कर्मचारी रोज रोज जेफरी को अपने स्टोर में देखकर हैरान होते। कई बार तो लोगों ने उसे पार्किंग में गाड़ी में बैठे देखा और कई बार घंटों तक एक ही कुर्सी पर चिपके हुए। लेकिन उसने कभी इन चीजों को नोटिस ही नहीं किया और देखा जाए तो ये उसके लिए कभी नेगेटिव पॉइंट साबित भी नहीं हुए। रेकी पूरी होते ही जेफरी का अगला स्टेप था स्टोर की छत पर चढ़कर अंदर आने के लिए एक बड़ा सा होल तैयार करना, जिसके लिए आरी, चाकू, हाथ में बंदूक और कुछ जरूरी हथियार लेकर चेहरे को नकाब से ढककर वो रात के अंधेरे में निकलता और लकड़ी और तारकोल की छत पर तकरीबन 2 बाय 2 का होल तैयार करता। इसके बाद धीरे धीरे रस्सी के सहारे रेंगते हुए स्टोर में दाखिल होता। कभी ये छेद स्टोरेज रूम में खुला तो कभी एयर डक्ट के रास्ते से होते हुए सीधा अंदर। लेकिन खास बात यह थी कि वो स्टोर में घुसने के बाद कोई तोड़फोड़ नहीं करता था। न कभी उसने जल्दबाजी दिखाई, बल्कि टॉयलेट, स्टोरेज रूम या किसी कोने में जहां कोई देख ना पाए वहां छिपकर बैठ जाता और अगली सुबह होने का इंतजार करता। और अगली सुबह कर्मचारियों के आते ही उन्हें डराता धमकाता भी नहीं था, बल्कि शांति से कोने में बैठे रहता। वही सुबह की भागदौड़ के बाद जब माहौल शांत हो जाता तब वो अपने खुफिया अड्डे से बाहर निकलता। चेहरे पर मास्क, सिर से पांव तक पूरा बदन ढका हुआ, काले लिबास में से टिमटिमाती 2 आंखों को देखकर कर्मचारी जरूर डरते, लेकिन जेफरी शांत रहता, न चिल्लाता न उन्हें डराता। बस .22 कैलिबर राइफल या पिस्तौल उन पर तानता और एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म देता, वो भी बहुत नरम आवाज में। इसके बाद वो सभी को रेस्टोरेंट के किचन में स्थित फ्रीजर यानी बड़े कोल्ड स्टोर वाले कमरे में जाकर बंद कर देता। लेकिन यहां उसकी विनम्रता तो देखिए। कोल्ड स्टोर अंदर से बहुत ठंडा होता है, इतना कि आधे से 1 घंटे में ही किसी की भी कुल्फी जम सकती है। और जेफरी इस बात को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए सादा कपड़े पहने कर्मचारियों को वो एक एक करके बड़ी विनम्र और पोलाइट आवाज में कहता, जाइए पहले जैकेट पहनाइए। ये सुनकर कर्मचारी भी परेशान कि ये चोर है या कौन। कई बार तो कर्मचारियों ने उसके बारे में कोई बयान ये सोचकर नहीं दिया कि वो कोई बहुत मजबूरी में रहा होगा, वरना इतना अच्छा आदमी इस तरह से चोरी नहीं कर सकता। खैर, सबको बंद करने के बाद वो बड़े आराम से स्टोर में घूमता, कैश काउंटर पर जाता, तिजोरी में रखा पैसा साफ करता, कई बार खाने के लिए भी सामान लेता और बड़े आराम से छत पर बने उसी होल से निकल जाता। पर निकलने से पहले अपने कपड़े बदलता ताकि कोई देखे तो चोर उचक्का न समझे और उसे स्टोर का एक साधारण सा ग्राहक ही समझे। बाहर निकलने के बाद जेफरी का पहला काम होता था कॉलिंग बूथ से पुलिस को खबर करना, लेकिन चोरी की नहीं बल्कि स्टोर के फ्रीजर में बंद कर्मचारियों की, ताकि उन्हें समय रहते बाहर निकाला जा सके और किसी को जान की हानि ना हो। मतलब वो अपने विक्टिम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता था और ये काम उसने कभी नहीं छोड़ा, न ही पर्सनली कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जेफरी का मकसद साफ था, बिना खून खराबे के पैसा हथियाना। हालांकि उसके पास बंदूक होती थी, पर उसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कभी कभी डराने के लिए छत पर फायर जरूर करता था। लेकिन एक बार जब कैलिफोर्निया के एक स्टोर में वो चोरी कर रहा था, तब कुछ युवा कर्मचारियों ने उस पर काबू करना चाहा और उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए जेफरी को बंदूक की बट से उनके सर पर वार करना पड़ा। वो घायल जरूर हुए लेकिन सुरक्षित थे। कुल मिलाकर अमेरिका के इस चोर का स्टाइल फिल्म के किसी जेंटलमैन जैसा था। पर सोचने वाली बात यह है कि जेफरी तो आर्मी में था, तो उसने भला इन चोरियों को अंजाम कैसे दिया? तो इसका जवाब भी सेना की जॉब ही है। दरअसल वो एक रिजर्व्ड सोल्जर की तरह सर्विस कर रहा था। मतलब जब जरूरत होती उसे मिशन पर भेजा जाता, बाकी के समय वो फ्री होता था। लेकिन बिना किसी मिशन के भी एक शर्त थी कि उसे हर वक्त अपनी यूनिट के इतने पास रहना होगा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो फौरन यूनिट को ज्वाइन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिट कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में है तो जेफरी को भी सैक्रामेंटो में ही रहना होगा, फिर चाहे वो किसी भी मोहल्ले या कॉलोनी में रहे। जिस वजह से यूनिट जहां भी जाती जेफरी भी वहां जाता और लगभग हर 2-3 या कई बार 4 से 5 महीने के बाद उसे अलग अलग शहरों में, राज्यों में ट्रैवल करना होता था और उन्हीं राज्यों में वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। नवंबर 1998 से जेफरी ने चोरियों का सिलसिला शुरू किया। उसका पहला निशाना बना ओरेगन के पोर्टलैंड में स्थित मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट।
जहां वो रात के अंधेरे में घुसा और सुबह तक कर्मचारियों का इंतजार करने के साथ साथ सभी सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर दिया और अगली सुबह प्लान के मुताबिक वारदात को अंजाम देकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। जब पुलिस पहुंची तो ताले, दरवाजे या खिड़कियों पर किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। बस अलार्म बज रहा था, जो शायद जेफरी ने जानबूझकर बजाया था ताकि पुलिस को लगे कि चोर इमरजेंसी डोर से बाहर गया है और वे गलत दिशा में इन्वेस्टिगेट करें। इस केस में हुआ भी कुछ ऐसा ही। लंबे वक्त तक पुलिस इमरजेंसी डोर को खंगालती रही और इस रास्ते को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया नहीं, पर बाद में पता चला कि चोर तो छत से आया था। पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि ये चोर या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर आर्मी की ट्रेनिंग ले चुका है, क्योंकि जिस तरह से उसने छत को काटा था और एयर वेंट की तरफ होल को खोला था, वो किसी आम इंसान के लिए तभी पॉसिबल है जब वो बहुत लंबी प्रैक्टिस करके आया हो। लेकिन इससे पहले ऐसी चोरी कहीं हुई नहीं थी, मतलब ये पहली ही चोरी थी, इसलिए चोर कोई आम इंसान तो था नहीं। यही मानकर आगे की जांच पड़ताल शुरू होती है। पर यूएस आर्मी को शायद पता नहीं था कि ये चोर अभी बहुत लंबी पारी खेलने वाला है और इसके कुछ दिनों बाद ही जेफरी ने पोर्टलैंड में ही दूसरे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब उसके लिए हर फूड चेन लगभग सेम हो चुकी थी। इसलिए अगली चोरी उसने बर्गर किंग के एक स्टोर में की। सिर्फ 2 से 3 महीनों में एक के बाद एक पोर्टलैंड में ही दर्जनों चोरियां हुई। पैटर्न सेम था, तरीका सेम था, इसलिए ऑफिसर्स ने यह अंदाजा भी लगा लिया कि चोर भी सेम ही है। पर कौन? ये सुराग नहीं था, क्योंकि जेफरी को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। वो जब भी आता अपने आप को पूरी तरह से कवर करके आता था, इसलिए वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, फोर्स एंट्री न होने की वजह से दरवाजों पर कभी उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिले, जबकि छत और दीवारों से वो हर फिंगरप्रिंट, जूतों के निशान और हर सबूत मिटाकर जाता था, ताकि गलती से भी पुलिस उसके दरवाजे पर न पहुंच जाए। लेकिन फिर अचानक से पोर्टलैंड में ये चोरियों का सिलसिला रुक गया और कुछ इसी तरह की घटनाएं यहां से कुछ किलोमीटर दूर वैंकूवर में दोहराई जाने लगी। मतलब साफ था, जेफरी अब वैंकूवर में था। वहीं वैंकूवर पुलिस ने पोर्टलैंड के केसों को स्टडी किया था, इसलिए उन्हें भी समझते देर नहीं लगी कि वही चोर अब उनके राज्य में घुस चुका है। इस वक्त तक FBI और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास जेफरी की कोई जानकारी तो थी नहीं, इसलिए उसे अपनी तरफ से एक नाम दिया जाता है, द रूफ मैन, जिसकी खबर जल्द ही वैंकूवर के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में छपने लगी। मीडिया में भी गुफ्तगू हो रही थी कि एक अजीबोगरीब चोर आया है जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स को निशाना बना रहा है और जो थोड़ा नेकदिल भी है। पर क्योंकि वो था तो एक चोर ही, इसलिए रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के मन में डर बैठ गया। डर इस बात का कि कहीं उनका इस चोर से पाला न पड़ जाए। दूसरी तरफ जेफरी बेखौफ होकर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसे धीरे धीरे इस काम में मजा आने लगा था, इसलिए अब उसने लगभग हर महीने एक चोरी की और पूरे 2 साल तक उसका यह गेम चलता रहा। देखते ही देखते उसने लगभग पूरे अमेरिका में दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया। कैलिफोर्निया से लेकर सैक्रामेंटो के पूर्वी तट के मैसाचुसेट्स, उत्तर में मिनेसोटा से लेकर साउथ में कैरोलिना और एलाबामा तक लगभग 9 राज्यों में उसने डाका डाला और 40 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट, दुकान और छोटे बड़े स्टोर्स को निशाना बनाया। अकेले नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में जेफरी ने 25 से ज्यादा जगह लूट की। यहाँ भी सैक्रामेंटो यानी उसका होम टाउन सबसे ज्यादा निशाने पर आया। वहीं नेवादा, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मैसाचुसेट्स जैसे राज्यों में भी रूफमैन ने धावा बोला। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना मुश्किल हो रहा था। उनके लिए तो ये समझना भी आसान नहीं रहा कि ये कोई गैंग है या फिर कोई अकेला बंदा, क्योंकि लूट की वारदातें जितनी सफाई से हो रही थीं, उन्हें देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि ये कोई अकेला बंदा है। और स्टोर में मौजूद सभी कर्मचारियों को इकट्ठा रखना भी एक कला ही थी। लेकिन वहीं छत का होल गवाही दे रहा था कि ये कोई गैंग है ही नहीं, क्योंकि गैंग के लिए एक होल से इतनी आसानी से गायब हो जाना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने हर वारदात के बाद शहर भर में अलर्ट जारी की, उसे जुड़े निशान, पहचान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार हाथ खाली ही रहे। आलम यह हुआ कि सभी राज्यों की पुलिस ने संयुक्त टीम बनाई, हर वारदात की छोटी से छोटी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की। दूसरी तरफ स्टोर संचालकों में खौफ था और मीडिया में सनसनी। हर तरफ रूफटॉप रॉबर या रूफमैन की चर्चाएं तेज हो रही थीं। मीडिया ने तो जेफरी की तुलना मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीन से की। कई न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने लिखा, रूफमैन छत तोड़कर रेस्टोरेंट में
उतनी ही स्मूथली नीचे उतर आता है जितनी स्मूथली सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम कोन में भरती है। इन 2 सालों में जेफरी ने करीबन 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 75 से 80 लाख रुपए पार कर दिए थे। पैसे तो उसके हाथ लगे ही थे, साथ ही पॉपुलैरिटी भी लगी। दूसरी तरफ पुलिस की खूब किरकिरी हो रही थी क्योंकि लगभग पूरा सिस्टम रूफमैन को पकड़ने में लगा हुआ था। उसके नाम कई हजार डॉलर के इनाम रखे गए, वो भी लगभग हर उस राज्य में जहां उसने हाथ साफ किया था। मगर फिर भी वो हर बार पुलिस के हाथ से रेत की तरफ फिसल जाता था। इसे जेफरी का अच्छा लक भी कह सकते हैं क्योंकि एक बार तो वो पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के बाद भी फरार हो गया। दरअसल जब चोरी की वारदातें बढ़ गईं तो कैलिफोर्निया स्टेट पुलिस को इतना समझ आ चुका था कि चोरी का अगला निशाना भी किसी स्टोर या मैकडोनल्ड में ही होगा। इसलिए राज्य के तमाम मैकडी के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। बावजूद इसके जेफरी स्टोर में दाखिल हुआ और अगली सुबह बिना किसी हल्ला गुल्ला के उसने पूरा माल साफ भी कर दिया। पर तभी एक कर्मचारी ने चालाकी दिखाई और बाहर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने स्टोर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जेफरी घबराया नहीं बल्कि छत पर चढ़ा और जब देखा कि आसपास चारों तरफ दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स हाथ में बंदूकें लिए खड़े हैं तो उसने छत से छलांग लगा दी, फेंसिंग को पार किया और हाईवे पर दौड़ने लगा। गुड लक ये रहा कि उस वक्त हाईवे पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। पुलिस भीड़ में घुसी जरूर, लेकिन जेफरी अगले ही पल जैसे हवा हो गया। इतनी सफाई से गायब होने के बाद लोगों ने उसे स्मूथ क्रिमिनल का टाइटल भी दे दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। कभी ना कभी तो वो मोड़ आता है जब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करता है। जेफरी ने भी आखिरकार ये गलती कर दी। मई 2000 की बात है। जेफरी ने जब चोरियां शुरू की थीं तब उसने रूल बनाया था कि वो चोरियां कुछ दिनों के गैप पर करेगा और एक दिन में एक से ज्यादा चोरी तो कभी नहीं करेगा। लेकिन लालच और बार बार पुलिस से बचने की वजह से उसका हौसला इतना बढ़ गया कि अब वो अपने ही बनाए रूल को तोड़ने जा रहा था, जिस वजह से किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस दिन वो नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट क्षेत्र में सुबह सुबह एक मैकडोनल्ड्स को लूटने के लिए गया, जिसमें वो कामयाब भी रहा। लेकिन उसी रात को उसने बेलमंट इलाके में दूसरी रॉबरी करनी चाहिए और दूसरी मैकडी ब्रांच पर धावा बोल दिया। मगर यही उसकी लाइफ की पहली और सबसे बड़ी गलती रही। वो जैसे ही स्टोर में दाखिल हुआ, कर्मचारी समझ गए कि यही रूफमैन है। उसने सबको गन पॉइंट पर लिया, उन्हें किचन के फ्रीजर में लेकर जाने लगा। लेकिन तभी एक सतर्क एम्प्लॉय ने मौका देखा और सीक्रेट अलार्म बजा दिया, जिस वजह से पुलिस चौकन्ना हो गई और आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर दी। हालांकि जेफरी अलार्म की आवाज सुनते ही स्टोर से निकल गया। उसने पहले ही अपनी गाड़ी एक सुनसान चर्च की पार्किंग में छिपा कर रखी थी ताकि कोई उसे देख ना पाए। स्टोर से निकलने के बाद वो जंगल के रास्ते से भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक ऑफिसर की नजर उस पर पड़ गई। ऑफिसर को देख जेफरी भी भागने लगा, जिस वजह से पुलिस ने भी भाग दौड़ शुरू कर दी और कुछ दूर जाते ही उसे धर दबोचा। हालांकि जेफरी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो रूफमैन नहीं है, बल्कि उसने तो रूफमैन की कहानियां सुनी है। वो उससे बहुत इंस्पायर है और उसी के जैसा चोर बनना चाहता है, इसलिए यहां आया था। लेकिन पुलिस को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और नॉर्थ कैरोलिना में उसके ऊपर आर्म्ड रॉबरी, एम्प्लॉयज की किडनैपिंग समेत कई धाराओं में मुकदमा चलाया गया और फाइनली उसे 45 साल की सजा सुनाई गई और नॉर्थ कैरोलिना के पोल्कटोन टाउन की सबसे सख्त टाइट सिक्योरिटी वाली ब्राउन क्रीक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन या ब्राउन क्रीक करेक्शनल प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। देखा जाए तो कैद के बाद किसी भी क्रिमिनल की कहानी खत्म हो जाती है, पर जेफरी के मामले में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दरअसल जब जेफरी से पूछताछ हुई तो उसकी चोरियों का मेन रीजन सामने आया। उसने बताया कि वो सेना में पहले एक्टिव सोल्जर हुआ करता था, लेकिन एक बार उसकी यूनिट से कुछ गलती हो गई और उस गलती का ठीकरा जेफरी के सिर फोड़कर उसे एक्टिव से रिजर्व सोल्जर बना दिया गया। इस बात का जेफरी को बहुत बड़ा झटका लगा। ऊपर से इसी बीच उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, फाइनेंशियल इश्यू भी थे। इन्हीं सब सिचुएशंस ने उसे चोर बनने पर मजबूर किया। लेकिन सेना में जो उसके साथ हुआ, उस बात का गुस्सा अभी भी जेफरी के मन में था और सिंपल चोरियों के लिए उसे जब 45 साल की सजा सुनाई गई तो गुस्सा और बढ़ गया। उसे लग रहा था कि उसके जुर्म को देखते हुए सजा बहुत ज्यादा है, स्पेशली तब जब वो महज 27 साल का है, यानी अब उसकी पूरी जवानी जेल में ही गुजरने वाली थी। पर उसने कहीं सुना था कि अगर अच्छा बर्ताव किया जाए तो सजा कम हो जाती है, इसलिए उसने कैद में रहकर 3 साल तो अच्छे से गुजारे। पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया
कि वो चाहे जितना भी अच्छा बर्ताव कर ले, उसकी पूरी जवानी सलाखों के पीछे ही कटने वाली है। इसलिए अब उसने जेल तोड़ने का फैसला किया। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ब्राउन क्रीक को अमेरिका की सबसे सुरक्षित और नॉन ब्रेकेबल प्रिजन्स में शामिल किया जाता था। यहाँ की टाइट सिक्योरिटी से बच निकलना बहुत मुश्किल था। पर जेफरी ने फिर भी हार नहीं मानी और जब भी मौका मिलता रेकी शुरू कर देता। और जल्द ही उसे पता चला कि जेल में एक वर्कशॉप भी है, लेकिन वर्कशॉप और जेफरी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए उसने जेल अथॉरिटी से बात की और वर्कशॉप में काम दिलाने की मांग की। जेल अथॉरिटीज मान गईं और जेफरी को वर्कशॉप में जॉब मिल गई। इस तरह वो पहला पड़ाव पार कर चुका था। अब बारी थी दूसरे स्टेप की, यानी वर्कशॉप में कब कौन सा गार्ड ड्यूटी पर होता है, कौन ढीला है, इन सब चीज़ों को नोट करने की। उसने देखा कि हर रोज़ फूड और दूसरी चीज़ें सप्लाई करने के लिए वहाँ ट्रक आते हैं, तो बस उसने डिसाइड किया कि अब यही ट्रक उसे बाहर लेकर जाएंगे। एक दिन उसने देखा कि ट्रक के अंदर से सामान अनलोड करने के बाद गार्ड उसे अच्छी तरह से चेक कर रहा था कि कहीं कोई कैदी अंदर तो नहीं छुपा है। और ये काम वो रोज़ करता था। मतलब ट्रक के अंदर छुपकर जाना इम्पॉसिबल था। पर उसने भी हार नहीं मानी और एक दिन मौका मिलते ही ट्रक के नीचे देखा, जहां 2 आयरन सपोर्ट पार्ट्स थे और उनके बीच इतना स्पेस था कि एक आदमी आराम से फिट हो सकता था। इसलिए उसने फटाफट उस गैप का मेजरमेंट ले लिया और वर्कशॉप से कुछ लकड़ी के टुकड़े, कार्डबोर्ड धीरे धीरे चुराने लगा। असल में वो एक छोटा सा बेड बनाना चाहता था, उसी मेजरमेंट के साइज का, जिस पर वो आसानी से लेट जाए और बाहर चला जाए। इसलिए उसने सभी कार्डबोर्ड और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक बेड बनाया। पर मसला ये था कि लकड़ी का कलर और ट्रक के निचले हिस्से का कलर बिल्कुल अलग था और गार्ड ट्रक के अंदर तो चेकिंग करता ही था, साथ में वो ट्रक के नीचे भी सरसरी नजर मारता था। ऐसे में जेफरी पकड़ा जाता। इसलिए उसने वर्कशॉप से ही ब्लैक कलर भी चुराया और उस बेड को कलर कर दिया। साथ ही कार्डबोर्ड के पीसेस को भी काले रंग से पेंट कर दिया और अब वो एक सही मौके का इंतजार करने लगा। तब तक उसने बेड और कार्डबोर्ड के पीसेस को छुपा दिया। जल्द ही उसे वो सही मौका भी मिल गया। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड कुछ पल के लिए ट्रक को अकेला छोड़कर अंदर चले गए और यही जेफरी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। वो फौरन उस बेड और गत्तों को लेकर पहुंचा। दोनों आयरन रॉड्स के बीच में उसने बेड बिछाया और उस पर लेट गया। साथ ही जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे उससे अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। कुछ देर बाद ट्रक माल को अनलोड कर बाहर जाने के लिए तैयार था। बारिश तेज थी तो गार्ड ने भी उसे जल्दी जल्दी में चेक किया। ट्रक का निचला हिस्सा देखने के लिए उसने एक स्टिक की हेल्प से मिरर को अंदर डाला, पर कार्डबोर्ड और लकड़ी का बेड दोनों ही हूबहू ट्रक के कलर से मैच हो रहे थे, प्रॉपर ब्लैक कलर से रंगे हुए। और जेफरी की बॉडी भी पूरी कवर थी, इसलिए गार्ड को कुछ भी अजीब नहीं मिला और ट्रक को रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही जेफरी भी जेल से फरार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ट्रक से कूदकर भाग जाता है और जब जेल अथॉरिटी को उसके भागने की खबर मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। उसे ढूंढने के लिए टीमें लगाई गईं, नाकाबंदी की गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को लगा कि जेफरी भागने के बाद सीधा अपने होम टाउन जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि वो तो अभी भी नॉर्थ कैरोलिना में ही है और छुपने के लिए एक खुफिया जगह की तलाश कर रहा है। और ये तलाश खत्म हुई टॉयस आर एस नाम के एक टॉय स्टोर पर, जहां वो एक नॉर्मल कस्टमर की तरह घुसा। लेकिन उसने नोटिस किया कि जिन वुडन स्पेस पर टॉय पड़े रहते हैं उनके बीच में इतना गैप है कि वहां एक आदमी आराम से छुप जाए, और उस एरिया में ग्राहक भी नहीं जाते थे, तो वो आसानी से बच सकता था। इसलिए वो बचते बचाते यहां तक पहुंचा और पूरा दिन वहीं बैठा रहा। शाम होते ही जब स्टोर बंद हुआ तो वो आजाद परिंदे की तरह स्टोर में इधर उधर भटकने लगा। उसने अपने लिए कुछ गर्म कपड़े लिए, जैकेट्स लीं, कुछ खिलौने उठाए और बच्चों के लिए मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों को लेकर अपनी खुफिया जगह पर रख दिया। अब उसकी नज़र पड़ी सर्विलांस कैमरों पर। उसे पता था कि इन कैमरों से बचकर रहना ज़रूरी होगा, इसलिए वो कंट्रोल रूम में गया और सभी कैमरों को बारीकी से स्टडी करने लगा। जैसे स्टोर में कितने कैमरे हैं, वो किन किन जगहों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किन जगहों पर कैमरे की नज़र नहीं है और उन्हें कैसे डिसेबल किया जा सकता है। इसके साथ ही उसने स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की फाइल्स भी चेक की किस कर्मचारी की शिफ्ट कब थी, किसका काम क्या था। उसने सब चीज़ पढ़ ली और अब उसे इस स्टोर के बारे में लगभग हर जानकारी थी। कुछ दिनों तक जेफरी यहीं छुपा रहता है। दिन में छुपता और रात में अपनी जांच पड़ताल शुरू करता। जब बोरियत महसूस होती तो स्टोर में पड़े टॉयज से खेलने भी लगता। कभी रिमोट कंट्रोल कार चलाता तो कभी रैक से साइकिल निकालकर उसे चलाने लगता।
महीनों तक जेफरी का ये काम चलता रहा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि स्टोर में कोई छुप कर बैठा है। लेकिन कुछ कर्मचारियों को गड़बड़ जरूर महसूस हुई, क्योंकि स्टोर से चीजें गायब होने लगी थी, कभी खाने पीने की तो कभी खेलने की। कई बार तो चीजें अपनी जगह पर नहीं होती थी, पर इसके पीछे कौन है उन्हें पता ही नहीं चला। पर जेफरी को भनक लग गई थी कि वो ज्यादा समय तक यहां नहीं छुप सकता, स्पेशली तब जब साल का एंड होने वाला हो और क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने को हो, क्योंकि वीकेंड में भीड़भाड़ ज्यादा होती थी तो उसके पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना ठिकाना बदल देगा, और यहां भी उसकी किस्मत बलवान निकली। भागने का दिन फाइनल करने के अगले दिन ही उसे पता चला कि टॉयज आर अस स्टोर के बगल में ही एक सर्किट सिटी नाम का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, जो लंबे समय से बंद पड़ा था। इसी वक्त जेफरी ने सोच लिया कि अब उसका अगला ठिकाना वहीं खाली बिल्डिंग बनेगी, पर वहां पहुंचना भी तो एक टास्क था, खासकर तब जब बाहर से पूरा स्टोर सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ था। यानी अब उसे कैसे भी करके स्टोर के अंदर से ही पास वाली बिल्डिंग में पहुंचना था। तो वो मेंटेनेंस रूम में गया और वहां से कुछ टूल्स चुराए और छत पर पहुंच गया। क्योंकि टॉयज आर अस की बिल्डिंग और सर्किट सिटी की बिल्डिंग आपस में एक वॉल शेयर करती थी, जिसके जरिए उसने सर्किट सिटी की छत पर छलांग लगाई और वहां एक होल बनाने लगा। कुछ ही देर बाद अंदर पहुंच सके। वो इतना बड़ा गड्ढा बन चुका था जिसके सहारे वो अंदर पहुंचा और देखा कि बिल्डिंग धूल मिट्टी में लिपटी हुई है। मतलब वहां कई महीनों से किसी ने कदम भी नहीं रखा था, पर फिर भी वो खुलेआम वहां नहीं रह सकता था। उसे छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी, लिहाजा वो उस खुफिया जगह की तलाश में सीढ़ियों तक पहुंचा, जिनके नीचे एक वुडन वॉल थी और उसके अंदर एक छोटा सा तहखाना, जो छिपने के लिए बिल्कुल सेफ था, सबकी नजरों से दूर और किसी के शक में न आने वाला। इसलिए उसने इसी तहखाने में छिपने का सोचा और एक दीवार को खोदकर उसमें भी छोटा सा छेद बनाने लगा, जो सीधा टॉयज आर अस के मेंटेनेंस रूम में खुलता था। लेकिन अलमारियां होने की वजह से इस होल को देख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, पर तब तक जब तक कि वो अलमारियां वहां से न हटाई जाए। मेंटेनेंस रूम से ही उसने अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतजाम कर लिया। साथ ही टॉयज आर अस बिल्डिंग में कभी भी घुसने के लिए वो होल भी बन चुका था। उसने एक छोटा सा बेड बनाया और तहखाने में लगा लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने टॉयज आर अस की बिल्डिंग से एक मॉनिटर स्क्रीन भी चुरा ली थी, जिसकी हेल्प से वो सभी कर्मचारियों पर नजर रखता था। वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, बिल्डिंग कब खुल रही है, कब बंद हो रही है, और सबसे बड़ी चीज, उसके खिलाफ तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। उसने एक और कारीगरी की और टॉयज आर अस के कैमरों को इस तरह से फिक्स किया कि अब उसकी नजर बिल्डिंग के हर कोने में थी। इसी तरह कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन अब वो अकेले रहकर बोर हो चुका था। कोई बात करने वाला नहीं था और न ही कोई उसकी सुनने वाला। उसने सोचा कि जेल से भागे हुए कई महीने गुजर चुके हैं, तो हो सकता है कि पुलिस ने उसकी तलाश बंद कर दी हो। वो अब एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो उसने वही पुराना तरीका इख्तियार किया और इस बार टॉयज आर अस बिल्डिंग को लूटने का मन बनाया। लेकिन एम्प्लॉयज की गैर मौजूदगी में वो ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि स्टोर का सारा पैसा एक सेफ में रखा जाता था और उस सेफ की चाबी स्टोर मैनेजर के पास होती थी। मतलब वारदात को उसे सबके रहते हुए ही अंजाम देना था, जो उसके लिए कोई नई बात भी नहीं थी, पर इसके लिए चाहिए थी एक गन। इसलिए उसने नज़दीक के वेपन स्टोर्स को खंगाला और कुछ कदम की दूरी पर ही उसे एक हथियारों की दुकान मिल भी गई, जहां वो रात के सन्नाटे में पहुंचा और एक गन चुरा लाया। और फिर अगले दिन 4 नवंबर 2004 के दिन उसने टॉयज आर अस को लूटने का दिन पक्का कर लिया। सुबह का वक्त था। लोग स्टोर में आते ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। इक्का दुक्का ग्राहक थे और भीड़ न के बराबर थी। यह समय बिल्कुल सही था, इसलिए जेफरी ने अपना नकाब पहना, काला लिबास और हाथ में गन लिए वो स्टोर में दाखिल हुआ। किसी की उस पर नजर तक नहीं गई। जेफरी ने अंदर घुसते ही हवा में एक फायर किया और सभी को जमीन पर लेटने को कहा। डर के मारे सब जस के तस जमीन पर लेट गए और जेफरी मैनेजर को लेकर सेफ में पहुंचा। पैसे बैग में भरे और इमरजेंसी डोर को खोला, जिसकी वजह से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। पर जेफरी इस डोर से भागा नहीं, बल्कि वो तो मेंटेनेंस रूम में बनाए अपने एक्टिव होल से बगल वाली बिल्डिंग में पहुंच गया और वहां से बाहर। इधर जब पुलिस पहुंची तो जेफरी ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुलिस को लगा कि वो इमरजेंसी डोर से भागा है, इसलिए पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की दिशा भी इसी तरफ रही। दूसरी तरफ जेफरी ने अब अपनी आइडेंटिटी ही बदल ली और शार्लेट में खुलेआम घूमने लगा। उसने खुद को जॉन जोन कहकर इंट्रोड्यूस किया। वो लोगों से मिलता और फिर अचानक से गायब हो जाता। जब लोग सवाल करते तो जेफरी खुद को अमेरिकी सरकार का खुफिया एजेंट बताता,
जो एक सीक्रेट मिशन पर है। इसलिए वो एक गुप्त जगह पर रहता है और कई बार अचानक से गायब हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी थी कि लोगों ने आसानी से इस झूठ पर भरोसा कर लिया और जेफरी को शहर के सबसे बड़े चर्च क्रॉसरोड्स प्रीसबाइटेरियन चर्च में मेंबरशिप भी मिल गई। अब वो रोज चर्च में जाने लगा। अक्सर टॉयज आर अस से चुराए टॉयज को बच्चों को दान कर देता। जल्द ही पादरी से भी उसकी अच्छी पहचान हो गई। नवंबर 2004 में चर्च में एक सिंगल्स इवेंट आयोजित हुआ जिसमें शहर भर के कुंवारे लड़के लड़कियां पहुंची। जेफरी भी इस इवेंट का हिस्सा बना और 30 साल की ली वेन स्कॉट से उसकी मुलाकात हुई। ली दिखने में बेहद खूबसूरत थी और वो सिंगल मदर थी। उसके 2 बच्चे थे और पति से डाइवोर्स हो चुका था। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन ली को जेफरी का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना जेफरी उर्फ जॉन को डेट के लिए पूछा जाए और बातों ही बातों में उसने डिनर के लिए पूछ ही लिया। जेफरी मुस्कुराया और हामी भर ली। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी और अपनी पहचान बताते हुए जॉन ने ली को भी वही बताया जो बाकियों को बताया था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसलिए ली ने भी उसके पास्ट प्रेजेंट के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसे ये बात जरूर अजीब लगी कि जेफरी ली को अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। उसने बताया था कि वो घर यूएस गवर्नमेंट का दिया हुआ एक खुफिया क्वार्टर है जहां वो किसी को नहीं ले जा सकता। ली के लिए ये एक साइन था कि शायद वो एक सही आदमी को डेट नहीं कर रही है, पर प्यार में डूबी ली को कुछ समझने की फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि जेफरी उसके बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुका था। वो रोज चर्च में जाता, सामूहिक कामकाज में भाग लेता, लोगों की मदद करता और फिर ली के घर जाकर उसके बच्चों के साथ खेलता और कई बार उन्हें टॉयज आर अस बिल्डिंग से चुराए खिलौने तोहफे में दे देता। कई हफ्तों तक सेम लाइफ स्टाइल रहा और जल्द ही जेफरी इससे भी बोर हो गया। अब वो कुछ और चाहता था, शायद बहुत सारा पैसा, एक नया शहर और एक नई पहचान। पर फिर उसे जरूरत थी पैसों की, इसलिए उसने एक बार फिर टॉयज आर अस को लूटने का प्लान बनाया। लेकिन इस बार उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने मात दे दी। 25 दिसंबर के अगले दिन 26 दिसंबर 2004, जिसे बॉक्सिंग डे कहा जाता है, उस दिन जेफरी ने दूसरी बार इमारत को लूटने का फैसला किया, वो भी बड़े लेवल पर। मतलब इस बार वो सेफ में जमा एक एक रुपए को चुराने वाला था और कीमती चीजों को भी, जो उसने पिछली बार छोड़ दी थी। वो 25 की रात को ही स्टोर में घुसकर बैठ गया। अगली सुबह धीरे धीरे कर्मचारियों का आना शुरू हुआ और फिर मैनेजर भी पहुंच गया। भीड़ कम थी और मौका सही, इसलिए जेफरी अचानक से सामने आ धमका। सबको बंदूक की नोक पर लेकर जहां के तहां खड़ा कर दिया और मैनेजर के साथ 2 और कर्मचारियों को तिजोरी की तरफ लेकर जाने लगा। पर उससे पहले सभी कर्मचारियों को फ्रीजर में बंद होने का हुक्म दिया। पर तभी 2 कर्मचारियों पर से जेफरी का ध्यान हट गया और उन्हें पिछले दरवाजे से रेंगते हुए बाहर भागने का मौका मिल गया। बाहर पहुंचते ही उन्होंने पुलिस को फोन किया और बताया कि टॉयज आर अस स्टोर में चोरी हो रही है। पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियां तुरंत सायरन बजाते हुए पहुंच गईं। इधर जेफरी ने जब पुलिस का सायरन सुना तो उसे खतरे का अंदेशा हो गया और जितना पैसा वो बैग में भर चुका था उसे ही लेकर फरार हो गया। जल्द ही ऑफिसर्स स्टोर में दाखिल हुए। सभी कर्मचारी ठीक थे, लेकिन तिजोरी से बहुत सारा पैसा गायब था, पर चोर कहीं नहीं था। लेकिन इस बार शार्लेट पुलिस अलर्ट थी। पूरे शहर को घेर लिया गया और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस बार एग्जिट डोर भी बंद था, मतलब साफ था कि चोर वहां से तो गया नहीं था। इसलिए तलाशी भी बिल्डिंग के अंदर ही ली गई। कर्मचारियों ने बताया भी कि कुछ महीनों से स्टोर में अजीब हरकतें हो रही हैं। कभी खिलौने गायब हो जाते हैं तो कभी खाने पीने की चीजें। इसलिए हर रूम को खंगाला गया और ऑफिसर्स जल्द ही मेंटेनेंस रूम में बने उस होल तक पहुंच गए। यहां से होते हुए वो सर्किट सिटी बिल्डिंग में भी दाखिल हो गए, जहां एक कमरा बना हुआ था, एक गड्ढा था और खाने पीने का सामान, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वायर्स, बेबी मॉनिटर कैमरे, सारी चीजें मौजूद थीं, जैसे किसी ने पूरा निवास स्थान बना रखा था। यहीं उन्हें कैच मी इफ यू कैन मूवी की एक डीवीडी भी मिली जिस पर उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने इन फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटा में सेव्ड निशानों से मैच किया और चंद सेकंड्स में पता चल गया कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि जेफरी मैनचेस्टर, यानी वही रूफमैन है जो जेल से भाग चुका है। अब पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई। अगले ही दिन लोकल मीडिया हाउसेस के जरिए पूरे शहर में ये खबर फैला दी गई कि रूफमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है। साथ ही उसकी तस्वीरें भी पूरे शहर भर में लगवा दी। तस्वीरों को देखकर चर्च के उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दी और बताया कि वो उसे जॉन के नाम से जानते हैं, साथ ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है।
पुलिस तुरंत ली के घर पहुंची और बताया कि जिसे वो जॉन समझ रही है वो असल में जेल से भागा हुआ एक कैदी जेफरी मैनचेस्टर है। ये सुनते ही ली के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए मजबूरन पुलिस को उसे जेफरी से जुड़े पुराने आर्टिकल्स दिखाने पड़े। तब जाकर ली को विश्वास हुआ कि वो एक भगौड़े कैदी को डेट कर रही थी। ली ने फैसला किया कि वो पुलिस वालों की मदद करेगी। किस्मत से 5 जनवरी 2005 को उसका जन्मदिन था और दोनों ने साथ में डिनर डेट प्लान की थी। पुलिस ने ली को कहा कि वो ऐसे ही बर्ताव करे जैसा अब तक करती आई है। ली ने कांपते दिल से उसे फोन मिलाया और प्यारी सी आवाज में डेट का टाइम फिक्स किया। जेफरी बेफिक्र था। उसे लगा कि वो पुलिस की रडार से दूर है और बेफिक्र होकर ली को लेने उसके घर पहुंच गया। हाथ में गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान। दरवाजा खुला तो वो ली को जन्मदिन मुबारक कहने ही वाला था कि पहले से वहां घात लगाए ऑफिसर्स ने उसे धर दबोचा और हथकड़ियों में कैद कर लिया। पुलिस के साथ जाने से पहले जेफरी ने बस एक रिक्वेस्ट की और वो थी ली से एक आखिरी बार बात करने की, जिसकी उसे इजाजत भी मिली। जेफरी ने ली से कहा कि वो उसे सच में प्यार करता है और झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगी। ली ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उसके जाने से दिल भारी जरूर हुआ। दूसरी तरफ दोबारा कोर्ट में केस पहुंचने के बाद इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। दिसंबर 2005 से ही उसके ट्रायल शुरू हो गए और कोर्ट ने उसे चोरी, अवैध हथियार रखने, जेल से फरार होने, आगजनी और किडनैपिंग जैसे कई मामलों में दोषी पाया और पहले से मिली 45 साल की कैद के साथ 40 साल की सजा और सुनाई। कुल मिलाकर अब वो अपनी जिंदगी के 85 साल जेल में गुजारने वाला था, यानी पूरा जीवन सलाखों के पीछे। साथ ही कोर्ट ने इस बार उसे सख्त से सख्त सेल में रखने को कहा ताकि वो दोबारा भागने में कामयाब न हो सके। वहीं अधिकारियों ने भी उससे निपटने के खास इंतजाम किए, क्योंकि उन्हें उसकी चालाकियां पता थीं। जेफरी ने भी अधिकारियों का भरोसा तोड़ा नहीं और बार बार अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश की। 2009 में उसने पहली बार जेल से भागने की कोशिश की, 2014 में दूसरी बार, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब रही। बल्कि जितनी बार उसने भागने की कोशिश की उतनी ही बार उसकी सुरक्षा को और मजबूत बना दिया गया और फिलहाल वो मैनचेस्टर, नॉर्थ कैरोलिना की जेल में कैद है और उसकी सजा 2036 तक पूरी होगी। दूसरी तरफ ली की तो जैसे पूरी दुनिया ही बिखर गई, क्योंकि जेफरी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बाद में एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ली ने बताया कि उसे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक फरार अपराधी के साथ है और न ही शायद कभी पता चलता, क्योंकि वो स्वभाव से इतना मीठा था। पर वो पुलिस की शुक्रगुजार है कि उन्होंने समय रहते उसे सच्चाई बता दी और उसने भी हिम्मत करके जेफरी को पुलिस तक पहुंचा दिया। हालांकि मीडिया जगत में ली और जेफरी की कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी और जेफरी की चोरी की वारदातों, उसके माइंडसेट को तो मीडिया में खूब उछाला गया। कोई उसे जेंटलमैन चोर कह रहा था तो कोई अमेरिका का सबसे चालाक अपराधी, क्योंकि उसने 40 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही कभी किसी पर हमला किया। और तो और उसने हर बार अपने विक्टिम्स यानी स्टोर के कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस को इत्तला दी ताकि उन्हें समय रहते फ्रीजर में से निकाल लिया जाए। बिना गोली चलाए इतने कर्मचारियों को एक कमरे में बंद करना और आराम से चोरी को अंजाम देने के अंदाज ने भी जेफरी को अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। सालों तक क्राइम स्टोरीज के चैनल्स पर जेफरी का एग्जाम्पल दिया जाता था। हालांकि ये भी सच है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, फिर चाहे आपकी मंशा कुछ भी रही हो। आप जेफरी मैनचेस्टर के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई होगी, आई होप, तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।